हेलो एवरीवन भाई, कैसे हैं आप? तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो शुरुआत करते हैं सीजीएल 2025 के जो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस थे उसकी सीरीज़ की। तो एक दिन हम एडवांस मैथ्स की सीरीज़ की बात करेंगे और एक दिन हम अर्थमेटिक की बात करेंगे, जिससे कि आपका जो आने वाला पेपर है, आपको पता है आपके सभी पेपर वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आपके शुरुआत हो जाएंगे 2-3 महीने में। तो जो अर्थमेटिक का सेक्शन होगा वो आपका बैंकिंग और एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और जो एडवांस मैथ्स का है वो आपका सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इसकी शुरुआत करेंगे। एक एक क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जिसकी कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पेपर में कॉमनली रिपीट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। क्लियर? अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप पहले से हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो बढ़िया से, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बात को समझते हैं, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चंस की सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आज जो है होने वाला है वो ये होने वाला है। इसको देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके वन ऑफ द बेस्ट हैं उनकी बात हम करते जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक मेटल स्फेयर है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसको मेल्ट करा जाता है और माउल्ड करा जाता है 8 आइडेंटिकल स्मॉल सॉलिड स्फेयर्स में। तो आपसे रेशो पूछा है सरफेस एरिया ओरिजिनल स्फेयर का और टोटल सरफेस एरिया 8 स्मॉलर स्फेयर्स का, ठीक है ना। सबसे पहले एक बड़ा स्फेयर था, उसकी रेडियस थी 10। इसको आपने छोटे छोटे इस तरीके से 8 आइडेंटिकल किस में कन्वर्ट कर दिया, छोटे स्फेयर्स में, जिसकी रेडियस आपको नहीं पता। सबसे पहले उसकी रेडियस पता करना जरूरी है। जब भी वर्ड मेल्ट यूज होता है तो वॉल्यूम के लिए यूज होता है। अब इसका वॉल्यूम होता है 4/3। क्या होता है स्फेयर का वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। और ये भी स्फेयर्स ही हैं तो इनका भी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो जब स्फेयर से आप स्फेयर कन्वर्ट कर रहे हो तो 4/3 पाई को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल इसका क्यूब करिए, 10 का क्यूब करिए, और यहाँ पर 8 इंटू इस आर का क्यूब करिए। अब 10 का क्यूब आ गया, नीचे 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू आ गई 10/2, और 10/2 का मतलब 5 आ गई। तो यहाँ पर ये आर की वैल्यू 5 आ गई। अब इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखो वॉल्यूम जो होता है ना स्फेयर का वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। क्लियर? तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो अब आपको इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 पाई तो यहाँ भी यूज होगा। 4 पाई को मारो गोली, इसका स्क्वायर कर दो तो 10 इंटू 10, और यहाँ पर 8 स्क्वायर है, और यहाँ पर आएगा 5 इंटू 5। 5 से 2, 5 से 2, 4 से 2। तो जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? 1:2। तो 1:2 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको डील करेंगे, ठीक है। डन है बात? तो ये तरीका रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। हाउ मेनी हेमीस्फेयर विद रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर कैन बी प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग डाउन ए हेमीस्फेयर विद रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो देखो पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे एक 12 सेंटीमीटर वाले हेमीस्फेयर से। देखो सिंपल सी बात है, जब भी मेल्ट की बात होगी तो वॉल्यूम की बात हो रही है। अब 12 सेंटीमीटर वाला जो हेमीस्फेयर है उसका वॉल्यूम ऊपर रखा जाएगा। हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, हेमीस्फेयर होता है स्फेयर का आधा, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। ये इसका हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होता है। तो बड़े वाले हेमीस्फेयर का वॉल्यूम और छोटे वाले हेमीस्फेयर का वॉल्यूम डिवाइड में कर रखा जाएगा। तो 2/3 पाई का कोई मतलब नहीं है, सिंपल आर क्यूब से फोकस करते हैं। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 और नीचे आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 से आप 4 बार कट कर सकते हैं, 3 से आप 4 बार, 3 से आप 4 बार। तो टोटल कितने बनेंगे बताइए? 64। तो 64 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। पढ़ो इसे कैसे करोगे। देखो सिलेंडर और हेमीस्फेयर हैव द सेम रेडियस, ठीक है। तो सिलेंडर और हेमीस्फेयर की सेम रेडियस हो गई, और इनकी कंबाइंड हाइट है 30। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सिलेंडर ऐसे बना दूं, समझिएगा गौर से, और कंबाइंड हाइट का मतलब क्या है? मतलब इसी के ऊपर रखा हुआ है हेमीस्फेयर,
और इसकी कंबाइंड हाइट है 30 सेंटीमीटर। और इसने एक चीज और बोली कि जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस है ना। ओके, अगर मैं इसको एच ले लेता हूँ तो और इन्हें बोला सिलेंडर और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इक्वल है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, अभी आपने पढ़ा था 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ गई आपकी 2/3 आर आ गई। अब ये जो टोटल हाइट है ये है एच प्लस आर, और ये बराबर किसके, 30 के। और एच की वैल्यू आपको ये मिल गई है 2/3 आर प्लस आर इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया 5r/3 इज इक्वल टू 30। 5 से 6 बार, तो आर की वैल्यू 18 आ गई। तो आर की वैल्यू 18 आ गई। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डन है बात। तो ये तरीका है। तो ये क्वेश्चन को समझने का नजरिया है, कैसे इसको समझना है, क्या कहने की कोशिश है। एक बार क्लैरिटी में आएगा तो चीजें समझ में आती हैं, राइट। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करें इसको। पढ़ो क्या तरीका है इसको करने का। पिरामिड का क्वेश्चन है। तो देखो प्रिज्म पिरामिड के जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, बट वही है कि आपको थोड़ा समझना पड़ता है, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं और उसका जो फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। एक पिरामिड है जिसका बेस एरिया है, तो आपको बेस एरिया दे दिया, और बेस एरिया आपको बताइए कितना दे रखा है। बेस एरिया आपको 60 दे रखा है, और इसकी जो हाइट है वो आपकी 9 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो वॉल्यूम होता है पिरामिड का वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, ये पिरामिड है, वॉल्यूम जो प्रिज्म का होता है उसमें बस 1/3 नहीं आता, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये किसका था, पिरामिड का। बस यही अंतर होता है। तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये पिरामिड का है, और ये वाला जो वॉल्यूम है ये प्रिज्म का है। ठीक है, तो हम बात इसकी करेंगे। तो 1/3 एरिया ऑफ बेस आपको 60 दे रखा है और हाइट 9 दे रखी है, तो 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बात। तो ये काम हो जाएगा। चले आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझना है इनके कॉन्सेप्चुअल वे कैसे करना है, क्या समझना है, क्योंकि जब तक आप ये बेसिक लेवल नहीं समझेंगे ना तो इसको समझना जरूरी है। चलें भाई आगे। चलो देखो, सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस है 7, इंस्क्राइब इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। देखो समझो, ये कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल इस तरीके का ट्राइंगल होता है, इसके अंदर कोई सर्कुलर शीट किस तरीके से हो सकती है, वो ऐसे होगी। ठीक है, इसकी रेडियस आपको 7 दे रखी है। इसकी साइड अगर मैं ए मान लूं, तो ये जो अंदर सर्किल बन रहा है इसको हम इन सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सर्किल। तो आर में और ए में एक रिलेशन होता है, जो आर होती है वो होती है a/2√3, और आर की वैल्यू उसने 7 दे रखी है। तो यहां से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी, और ए की वैल्यू आपकी आ गई 14√3 आ गई। तो ए की वैल्यू 14√3 आ गई, मतलब साइड आ गई। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको एरिया निकालना है ये वाला रिमेनिंग पोर्शन। तो ये रिमेनिंग पोर्शन आएगा कैसे, रिमेनिंग पोर्शन आएगा पूरे ट्राइंगल के एरिया में से आप सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, है ना। ट्राइंगल का एरिया क्या है, √3/4 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 196 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस सर्किल का एरिया अगर रेडियस 7 होती है ना तो 154 आता है। आपको याद रखना πr² से। 4 से आप कट कर लीजिए, 49 3 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 147, और √3 को 1.7 रख लीजिए, और माइनस के 154। तो 147 और 17 की मल्टीप्लाई करनी है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ गया 249.9, और इसमें से 154 माइनस कर देते हैं, तो ये 5 आ गया, और ये आपका आ गया 14 में से 5 गए 9, तो 95 के आसपास कुछ वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ठीक है,
नहीं ठीक है, 249 में से आपका ये लगभग माइनस होगा, तो 95 आ रहा है, तो कौन सा आंसर इसके नियर बाई हुआ? 100। अगर आप इसको 1.73 ले लेते तो एग्जैक्टली वैल्यू आ जाती, बट वो ये कि आपको लगभग में आंसर निकालना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, पेपर में पूछे जाते रहता है, तो इसको समझना है हमें। ठीक है, चलो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं पेपर में ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन क्या होंगे, रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है, एक बार क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी देखो प्रैक्टिसिंग तो करनी पड़ती है आपको, इस तरीके से देखना है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पे, एडवांस के भी और आपके अर्थमेटिक के भी। अर्थमेटिक का सेक्शन आपका बैंकिंग और एसएससी दोनों बच्चे देख सकते हैं, और ये एडवांस का सेक्शन आपके सीडीएस, आपका सीजीएल हो गया, सीपी हो गया, सीएचएसएल, इन सब के लिए आप टारगेट कर सकते हैं। ट्राइंगल एबीसी में मीडियंस है, तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लो। अब मैं आपको क्लियर कर दूं ये मीडियंस क्या होती है। मीडियंस होती हैं आपकी टॉप से चलेंगी और मिड में जाएंगी, इस तरीके से टॉप से चलेंगी और मिड में इस तरीके से मूव करेंगे। एडी, बीई और सीएफ। मीडियन की खासियत होती है मिड पॉइंट्स होते हैं, ये भी मिड होगा, ये भी मिड होगा, और ये भी मिड होगा। ठीक है ना, और ये जी पर ही कट करती हैं, इसी को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल जी ए बी? आपको जी ए बी ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, और पूरे ट्राइंगल ए बी सी का, जी ए बी और ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो बात को समझिए। अगर आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई ट्राइंगल की मीडियंस अगर एक दूसरे को कट करती हैं, तो उनका जो ये जो 6 पार्ट्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 के पार्ट का एरिया सेम होता है। तो ये भी 1 होगा, 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 ये भी 1 होगा। अब इस वाले ट्राइंगल में कितने बना रहे हैं? 2 बना रहे हैं, और पूरे ट्राइंगल में 6 बना रहे हैं, तो क्या रेशो बनेगा बताइए? 1:3। तो एरिया हमेशा सेम होता है। और भी बातें होती हैं, बट वही वाली बात है कि यहाँ पर जब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ इस लेवल की बात करें। बाकी इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको समझनी चाहिए, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं, पढ़ो। इन ट्राइंगल एबीसी ए लाइन सेगमेंट डी पैरेलल टू बीसी। कोई ट्राइंगल बना लेते हैं एबीसी, और इसने बोला कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, तो डीई ऐसे पैरेलल हो गया बीसी के। देखो एक बात क्लियर कर दूं, अगर ये डी पैरेलल बीसी के हो जाता है, तो ये ट्राइंगल आपको ए डी दिख रहा है, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी सी, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? दोनों आपस में सिमिलर हो जाते हैं। उसका यूज देखेंगे अभी। इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रिपेजॉइड, ट्रिपेजॉइड होता है आपका ट्रिपीजियम का नाम है, और ट्रिपीजियम आपको ही नीचे दिख रहा होगा डी ई सी बी, इसका एरिया का रेशियो दे रखा है, मतलब ये 4 है, तो ये एरिया 21 है। और रेशियो पूछा है ए डी और डी बी का, रेशियो पूछा जा रहा है ए डी और डी बी का। ओके, तो बात को समझते हैं। पहली बात तो कुछ चीजें आपको क्लियर करनी होंगी कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो हमेशा एरिया के साइड्स का रेशो एरिया के रूट के बराबर होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एरिया साइड के स्क्वायर में चलता है। तो अगर ये एरिया 4 है, तो ये जो साइड होगी ना एडी, ये 2 हो जाएगी। सब कुछ रेशो में ही चल रहा है, कुछ रियल नहीं चल रहा है। ओके, लेकिन आप बड़ा वाला भी ट्राइंगल ही लेंगे, तो बड़े वाले ट्राइंगल का टोटल एरिया कितना हो गया? 25, और 25 का अंडर रूट होता है 5, तो 5 कौन सी साइड आ गई? यहां से यहां तक, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल ये है। अब 5 में से 2 माइनस कर दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। बस, तो यही रेशो पूछा जा रहा है आपसे, एडी और डीबी। तो क्या रेशो आ गया बताइए? 2:3। ये आपकी राइट वैल्यू अभी, राइट? इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। डन है बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझना है आपको, इस तरीके से आप पेपर में क्वेश्चन करेंगे तो इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके, इसको देखो। इन a right angle triangle has side 3 4 5, a smaller triangle is drawn inside it with its vertices on the side of larger triangle such that it is like that। अच्छा देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको इस तरीके से दे रखा है, 3 4 और 5।
इसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल बनाया गया है, इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका ए बी सी हो गया और ये आपका डी ई एफ हो गया। ओके, और ये सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल किसका, ए बी सी का। ठीक है, अब बात को समझते हैं। और इसने बोला कि पैरामीटर इसका सिक्स है, छोटे वाले का, तो इसका पैरामीटर सिक्स है। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिए, बड़े वाले का पैरामीटर क्या है, 5, 3 और 4, 12 पैरामीटर है। तो मतलब ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, इसका पैरामीटर 12 है, इसका पैरामीटर 6 है। तो इनके पैरामीटर का रेशियो क्या मिला, पैरामीटर का रेशियो मिला 2:1। अगर पैरामीटर का रेशियो 2:1 होगा तो एरिया जो चलेगा वो बेसिकली स्क्वायर में चलेगा। तो एरिया का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:1, मतलब इस वाले का एरिया 1/4 होगा बड़े वाले का। क्लियर। अब इस बड़े वाले का जो एरिया है वो क्या है भाई, बड़े वाले का एरिया आपको परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, तो इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। और आप अगर इसका 1/4 कर दें तो आपको ट्राइंगल डी एफ का एरिया मिल जाएगा। क्लियर। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, 4 से 4 कट गया, तो 1.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। तो ये बातें समझनी है आपको, कैसे कंसर्न चल रहा है, क्योंकि है पॉइंट ऑफ व्यू, एक बार आपको ये बेसिक क्लियर हो जाए ना तो बात आप कर सकते हो। बस यही सारा खेल है, यही खेल है, गेम गेम क्लियर करना है पेपर में, क्योंकि आपको पेपर में अपना जब तक कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे ना तो ये पजलिंग होगी हमेशा। तो उस पजलिंग को खत्म करने का यही एक तरीका है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलो इसको ट्राई करके देखो कैसे आप कर सकते हो। बताओ कैसे करें। पढ़ो। टू सर्कल्स है जिनकी रेडियस है 12 और 4, लेंथ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की आपको गिवन है, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स पूछ रहा है। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो दो सर्किल हैं, अगर मैं बात करता हूँ, मान लो एक सर्किल ये है और एक सर्किल आपका ये है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, ऐसे जाती है। ठीक है, ओके, ये इसका सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये O डैश हो गई, और ये जो आपको ऊपर दिख रही है ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो किस किस की वैल्यू आपको गिवन है, ये 12 गिवन है, ये आपका 4 गिवन है, और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 गिवन है, और ये लेंथ आपसे पूछी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ डैश का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। बस तो आपने क्या करना है, वैल्यूज डालनी है। तो डी के लो आपने 15 डाल दी, ओ डैश का होल स्क्वायर तो आपका आंसर ही होगा, और 12 माइनस 4 होते हैं 8, 8 का या तो आप 64 कर लो। अब इस रूट हटाएंगे, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 में 64 जोड़ दो। वैसे तो आपको क्लियर हो रहा है, दो ये 269 हो गया। हाँ 269 और 17 का होता है, तो ओ डैश आपका कितना आ गया, 17 आ गया। राइट, तो 17 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो ट्रिपलेट भी समझ में आ रही थी, 15 वो 8 का स्क्वायर है, 15 8 17, तो भी क्लैरिटी है, मतलब वो आपको समझना है आपको क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करनी है। ठीक है ना, चलें, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करो। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल इज डी, द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये बहुत कॉमनली आता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन ना काफी कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले करता हूँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, और फिर मैं करता हूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट TCT।
तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सॉरी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करें तो ये सर्किल है और ये सर्किल है, और ये अभी हमने बात ही करी थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये R1 हो गई, ये आपकी R2 हो गई, ये ओ डैश इनके सेंटर के बीच की दूरी हो गई, और ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब ट्रांसवर्स क्या होती है समझते हैं। ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया, ये जो जाती है ना ये वाली टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, वही ओ डैश, और ये जो है ये है ट्रांसवर्स। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो आपको इनकी लेंथ दे रखी है, डायरेक्ट की L लेंथ दे रखी है तो ये L है, और ट्रांसवर्स की M दे रखी है तो ये M है। कुछ बातें और भी दे रखी हैं, L स्क्वायर M स्क्वायर कितना दे रखा है, L स्क्वायर M स्क्वायर आपको 200 दे रखा है, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेडियस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर भी दे रखा है, वो दे रखा है 100। तो आपसे पूछा है D की वैल्यू बताएं। D मतलब ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन होगी, ये भी D है ये भी D है। तो आइए जरा फॉर्मूले इसका यूज करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो L की वैल्यू क्या होगी बताइए, अंडर रूट L है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। ओ डैश मतलब D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर M की वैल्यू अंडर रूट D का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आप इनका रूट हटा देते हो तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी रूट हटाओगे M स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ दो क्योंकि आपको ये चाहिए। दोनों को जोड़ोगे तो इधर लेफ्ट में आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, D स्क्वायर यहाँ भी है, D स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2D स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप इसमें ही माइनस कॉमन ले लें, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर आएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के 2R1 R2, और इसका करेंगे तो आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस के 2R1 R2। बस गेम ऑन हो गया, इसका खेल खत्म। इसकी वैल्यू आपको 200 दे रखी है, ये आपका 2D स्क्वायर आ गया, और इसमें 2 बार R1 स्क्वायर आ रहा है और 2 बार ही R2 स्क्वायर आ रहा है। इसकी वैल्यू भी ये गिवन है आपको 100, तो 200 जाके इधर जुड़ जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 को 2 से भाग करोगे 200 हो जाएगा, तो 200 D स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो D की वैल्यू आ गई 10 अंडर रूट 2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 10 अंडर रूट 2। बढ़िया सवाल है, सही सवाल है, जिसमें आपको सब चीज़ें पूछ ली गई हैं कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है, DCT, TCT क्या होती है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ लेते हैं, क्वेश्चंस को बढ़िया से जान लेते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा पेपर में टारगेट करना। ओके, यही गेम है और यही समझदारी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेक्शनल टाइमर और ये सबसे, वो अननेसेसरी की बातें हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ जाएगा। सिलेक्शन तब भी उसी बच्चे का होगा, बस मेरिट थोड़ी कम हो जाएगी, तो मेरिट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, प्री में, प्री तो क्वालिफाइंग, और मेंस में कोई फ़र्क पड़ना नहीं। 30 मिनट कर दिए तो 30 मिनट तो आदमी वैसे भी ले रहा था, उसमें नया क्या हो गया भाई। जो बच्चा 30 मिनट में रीजनिंग और 30 मिनट में मैथ्स नहीं कर पा रहा, उसका तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, तो ये बात आपको जाननी है। क्लियर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो प्री पे फर्क पड़ेगा मेरिट पे, तो प्री का वैसे भी कुछ मेंस में कुछ यूज नहीं है ना, ये वाली बात है। देखो इसको, दे आर टू पैरेलल कॉर्ड्स मेजरिंग 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, दोनों सेम साइड है सेंटर के, स्पेस दोनों के बीच का 2 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा रेडियस क्या होगी, ठीक है ना। आओ ये बात को समझते हैं, इसको भी आखिरी कहना क्या चाह रहा है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक सर्किल की बात हो रही है और दो कॉर्ड्स की बात हो रही है, और सेम साइड है कॉर्ड्स, तो एक कॉर्ड यहाँ पर होगी इस टाइप से, और एक कॉर्ड यहाँ पर होगी, ठीक है। ये ए बी हो गई और ये आपकी सी डी हो गई। क्लियर। यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर डलेगा। अच्छा, एक की लंबाई आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है, एक की आपको 12 दे रखी है, और इनके बीच की डिस्टेंस ये वाली 2 दे रखी है, ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि कॉर्ड 1 की लेंथ है 16 सेंटीमीटर,
कॉर्ड 2 की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या करो, इन कॉर्ड्स का हाफ करो, हाफ करोगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, हाफ करोगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। ये जो 8 और 6 आए, इनका आर के साथ पाइथागोरस का रिलेशन होता है, जिसमें आर हाइपो होता है। आर क्या होता है? हाइपो। ध्यान दीजिएगा, इनकी कॉर्ड्स की जब भी ये कंडीशन बनेगी कि दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, चाहे कोई सी भी साइड में हो, ये अभी ऐसे दिख रही हैं, ये ऊपर भी हो सकती थी, हमेशा याद रखिएगा कि इनका रिलेशन आर के साथ हमेशा पाइथागोरस में चलेगा। मतलब आर इसमें हाइपो होएगा, हाइपो का मतलब हाइपोटेन्यूस से होगा। अब अगर मुझे बताओ 8 6, तो आर को कितना होना पड़ेगा? 10 होना पड़ेगा, क्योंकि हाइपो तो बड़ा ही होगा ना, और 8 6 10 की ट्रिपलेट आप जानते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। दैट विल बी द वैल्यू। ओके, डन है बात। तो ये काम आपने करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय ए कॉर्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, और एंगल जो सेंटर पर बनता है वो बनता है 150। सबसे पहली बात तो एक वर्ड यूज हुआ सेगमेंट, सेक्टर यूज नहीं हुआ। व्हाट इज सेगमेंट? अगर मैं कहूं कि ये सर्किल है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका सेक्टर है, सेक्टर ये दिख रहा है आपको, है ना, और इसमें जो सेगमेंट होगा, दिस इज कॉल्ड द सेगमेंट। रेडियस आपको 12 दे रखी है, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 150 का बन रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा इस सेगमेंट का एरिया। देखो, इसका जो एरिया निकलेगा ना सेगमेंट का, ये जो आपको दिख रहा है, इसका एरिया निकलेगा जब आप सेक्टर के एरिया में से आप माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया, ठीक है ना, तभी निकल सकता है। अभी जो सेक्टर का एरिया है, ये कैसे निकलेगा? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई, पाई में आंसर है तो पाई को नहीं रखते। आर स्क्वायर मतलब 196 इंटू थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला होता है सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, वही मैंने यूज किया है, माइनस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, अगर ये एंगल थीटा है और ये साइड ए और बी है, तो इसका जो एरिया होता है ना, वो होता है हाफ ए बी साइन, और ये जो बीच वाला एंगल है थीटा में आ जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ 12 इंटू 12, और यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 150, ऐसे करके। अब इसका सॉल्यूशन बनाना होगा, तो 0 से 0 खत्म, आप इसे कट कर सकते हैं 3 से, 12 से कट कर सकते हैं, 12 से कट होगा नहीं होगा? एक ये सही हुआ है 12, अरे 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई, कैसे होती है? तो ये 12 बार हुआ था ना, तो 12 से 12, तो ये आ गया 60 पाई। यहाँ का सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये आ गया -72, और साइन 150 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। साइन 150 होता है साइन 180 माइनस 30, तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 हो जाएगा हाफ, हाफ मतलब 72 का हाफ मतलब 36। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 60 पाई माइनस 36, ये आपकी राइट आंसर आ जाएगी। तो ये जो आंसर आपको दिख रहा है ये आ जाएगा, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? तो ये मुद्दा आपको करना है। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार 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 आते हैं, इनको समझिए और जानने की कोशिश करिए, ठीक है। सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं आप, और इसी तरीके से हम सेशंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बढ़िया से समझो बातों को, एक एक चीज़ को समझो, कैसे करना है क्वेश्चंस को, इनको डील करो, ठीक है। और सॉल्यूशन खुद से भी आप कर सकते हैं, बट फोकस करो कि कैसे उसको डील करना है, कैसे उसको समझना है, तभी काम बन सकता है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे। एक दिन हम एडवांस का सेक्शन करेंगे और एक दिन हम अर्थमेटिक का। अब हम कल हमारे लिए जो वीडियो देखने को मिलेगी वो मिलेगी अर्थमेटिक की, जो एसएससी और बैंकिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।